ओके, एक बार पूरा इसको कंक्लूड करते हैं। देखो ऐसे समझो, अगर बात करें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की तो उसमें दो हमें देखने को मिला, क्या क्या? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा क्या मिला आपको? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे जब हमने बात करी सेल्फ की तो बोलिए जरा क्या आया था? माइनस N1 d5 बाई डी टी, माइनस N1 d5 बाई डी टी। और जब बात करी हमने ई म्यूचुअल, या फिर ऐसे समझो कि दो कॉइल हैं यहां पे, तो अगर ई सेल्फ की बात करें तो सपोज दैट इज E1 और ई म्यूचुअल की बात करें तो सपोज दैट इज E2। तो E2 क्या हो जाएगा? माइनस N2 d5 बाई डी टी, माइनस N d5 बाई डी टी। अभी हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ L की या M की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दो। जब यहां पे इस सेल्फ की बात करें तो बेसिकली ये जो माइनस N था इसको हमने क्या लिखा? N1 d5 अपॉन di इंटू देन di बाई dt। और यहां पे अगर बात करें म्यूचुअल में तो क्या लिखा? माइनस N2 d5 बाई di इंटू क्या लिखा? di बाई dt। इसके बाद अगर यहां पे आ जाए तो इसको हमने क्या माना? L सेल्फ और इंटू di बाई dt। और अगर यहां पे आ जाए तो E2 इज इक्वल टू व्हाट? सिंपली माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज कैपिटल M। तो M इज इक्वल टू व्हाट? N2 d5 बाई di इंटू di बाई dt। क्लियर है क्या बात? मतलब यहां से ये चीजें हमें देखने को मिली। बाकी L इज इक्वल टू N1 d5 बाई di, M इज इक्वल टू N2 d5 बाई di। क्लियर है यार? ठीक है, सिंपल। अब ये जो माइनस साइन था बेसिकली किसको बता रहा था? लेंज लॉ को। मतलब लेंज लॉ, अब लेंज लॉ को यहां पे देखो दो मैसेज निकलता है, बहुत ध्यान से समझना। लेंज लॉ का यहां पे दो मैसेज निकलता है, क्या क्या? कि लेंज लॉ बेसिकली क्या है? लेंज लॉ का सिंपल सा है कि इफेक्ट अपोज द कॉज, इफेक्ट अपोज द कॉज। व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इफेक्ट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड व्हाट इज द कॉज? चेंज इन फ्लक्स एंड चेंज इन करंट, चेंज इन फ्लक्स एंड चेंज इन करंट। आई बात समझ में? सिंपल। तो बेसिकली यहां पे अब इसीलिए देखो, मतलब ए साइन, यहां भी लेंज लॉ है, यहां भी माइनस साइन लगाया है, यहां भी माइनस साइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे बेसिकली ये दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो बेसिकली जो वो मेन सोर्स का अपोज कर रहा है। कल स्प्रिंग वाली बात हुई थी हमारी, ठीक है? तो उसी मैनर में जस्ट ए, बट जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना, जब भी न्यूमेरिकल आएगा वहां पे अगर हमारे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम वहां पे साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है नॉर्मली मैक्सिमम। जब कोई एक्स्ट्रा ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम माइनस को कंसीडर करेंगे, देखेंगे कैसे। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल यहां से भी बनते हैं, देखो अभी तो ए लेंज लॉ, अभी इसी तरह ए भी क्या है? लेंज लॉ। ए भी ए क्या है? लेंज लॉ। ठीक है, तो सिंपल लेंज लॉ क्या है? इफेक्ट अपोज, इफेक्ट क्या है? सेल्फ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स, नॉट फ्लक्स, याद रखना। इफेक्ट क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज, सोर्स क्या है? चेंज इन करंट, ठीक है? या फिर कॉज क्या है? चेंज इन करंट। क्लियर है बात यहां तक? ओके,
क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डन, ओके। ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं यहां पे आपसे बोलता हूं कि ये आपका फाई टी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। ये आपका फाई टी और टू, ये मान लीजिए लाइक दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, ठीक है, 2 4 6 एंड दैट इज 10। तो एक किसका ग्राफ है? फ्लक्स वर्सेज टाइम का, फ्लक्स वर्सेज टाइम का। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? फिर क्वेश्चन ये है कि लेट n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू, चलो अब देखो यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। फाई मान लीजिए ये आपका मिली वेबर में है, यूनिट का भी ध्यान रखवाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं कि फ्लक्स किस में है? मिली वेबर में। डन, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज 1000 आप ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स सपोज आप क्या ले लीजिए? 1000। तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेसिकली आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बेसिकली शो करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। क्लियर है बात? तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्राफ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप ड्रॉ करो क्या? बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेज टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेज टाइम, ठीक है, ओके। अब सिंपल सी बात बताओ, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला? सिंपली n डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अभी मैं यहां पे साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली फोकस कर रहा हूं मैग्नीट्यूड पे, याद रखना, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है लाइक कि मैं यहां पे मॉड लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर आपने माइनस साइन नहीं लिया। डन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? n डी फाई बाई डी टी। अब समझो जरा, n की वैल्यू कितनी ले रखी हमने? 1000। अब एक बात बताओ, फाई को अपन इस ग्राफ को देख करके इसको अपन 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कहां से कहां तक? 0 से 2 एंड 2 से 4 एंड 4 से 6। डन, अब यहां पे ध्यान दो, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक क्या मुझे आप डी फाई बाई डी टी बता सकते हो? व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? स्लोप, स्लोप। जैसे अगर y और x और y में ग्राफ दिया होता है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है ना, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं डी फाई बाई डी टी क्या होगा? दैट इज व्हाट? स्लोप। और स्लोप निकालना हमें आता है ना, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो बोलो जरा, यहां से चेंज इन y एक्सिस कितना हो रहा है? 10। 0 से लेके कितना जा रहा है? 10। तो 10 और चेंज इन x एक्सिस, तो 10 by 2 दैट इज व्हाट? 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी टी बिटवीन 0 to 2? बोलो 5। तो 5 व्हाट? 5 इंटू 10 के पावर -3। बोलो हाँ या ना? क्योंकि टाइम तो आपने सेकेंड में लिया हुआ है, बट जो फ्लक्स वो किसमें है? मिली वेबर में। तो जब भी मैं इसलिए स्पेशली दे रहा हूं कि कई बार होता है कि हम सिर्फ स्लोप निकाल रहे होते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते कि जो ग्राफ दिया था वो वेबर में था या फिर मिली वेबर में था।
क्लियर है बात? तो बेसिकली ये कितना आ गया बोलो, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट इज 5 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर हुआ? अब ये जो 5 वोल्ट कहां से कहां तक का है? ये 0 से लेकर के 2 तक। तो अब 5 वोल्ट मतलब मैं यहां पे अगर स्लॉट डिवाइड कर दूं 2 4 6 2 4 6, तो 0 से लेकर के 2 तक एक कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल। अब देखते हैं 2 से लेके 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक। एक बात बताओ, फ्लक्स वेरिएबल है कांस्टेंट है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज व्हाट, मतलब कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज व्हाट, 0। जो कांस्टेंट टर्म है मतलब d5/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब अगर मैं सेकंड, ये चलो फर्स्ट स्लॉट हो गया, सेकंड स्लॉट में बात करूं तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट इज n d5/dt। तो जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझो कि ये जो स्लोप है क्या है, व्हाट इज द स्लोप? चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में चेंज कितना हो रहा है, 0 ना, अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चलो चेंज इन एक्स एक्सिस तो 2 से 4 हो जा रहा है, 4 - 2, बट चेंज इन वाई एक्सिस इज व्हाट, 0। तो स्लोप भी क्या आया, 0 ना। तो d5/dt की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0। क्लियर हुई क्या बात? मतलब 2 से लेकर के 4 तक मैग्नीट्यूड कितना है, 0। क्लियर हुआ यार? बोलो हाँ या ना? 2 से 4 तक मैग्नीट्यूड कितना है, 0। यहां तक बात क्लियर है? अब 0 है तो लाइक नंबर ऑफ टर्न्स हमें कोई लेना देना है ही नहीं, 1000 इंटू 0 क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आएगा। अब तीसरे स्लॉट में आते हैं, अब हम तीसरे स्लॉट में आते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझो, अब जैसे यहां पे देखो गलतियां होती हैं, क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1000 इंटू d5। अब देखो d5, या फिर आप ऐसे समझो 5 2 माइनस 5 1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, जिसको लाइक की बेसिक आइडिया नहीं है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। आ रही बात समझ में? चलो अब यहां पे 1000, अच्छा इसमें क्या कर देंगे 10 के पावर -3, क्यों? क्योंकि किसमें है, मिली वेबर में। अब देखो अगर 5 की बात करें तो देखो यहां पे 5 की वैल्यू क्या है, 0, घट करके क्या हो चुका है, 0। सिंपली क्या हो चुका है, 0 माइनस 5 की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, 10, लाइक कितना आ गया 10 डिवाइड बाय t2 कितना है 6 माइनस t1 दैट इज व्हाट 2, ये कितना आ जाएगा इंटू 10 के पावर -3, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली क्या आ गया, -5 वोल्ट। समझ में आया कुछ? अभी -5 की गलती कर देते हैं लोग, मतलब कि लाइक उनको लगता है कि सिंपली स्लोप अभी भी क्या है, 2 है, कि चेंज इन y एक्सिस दैट इज 10, चेंज इन x एक्सिस दैट इज 2, 10/2 दैट इज 5, बट वो ध्यान नहीं देते कि स्लोप क्या हो चुका है, नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर स्लोप की मतलब अभी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना आ चुका है, -5। तो अगर इस -5 को अपन कंसीडर करें तो बताओ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिखेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। बोलो हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, 0 to 2 4 से 6। तो ये बेसिकली जो ग्राफ आपका आया हुआ है, ये किसका आया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। क्लियर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो ये फ्लक्स का ग्राफ है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। अब सपोज किसी ने बोला कि सर
साइन कंसीडर कर दो। अगर आप साइन कंसीडर करना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब +5 आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, -5। उसको मैं डॉटेड लाइन में कर देता हूं। तो उस केस में बेसिकली आंसर कैसा हो जाएगा, जब प्लस आएगा तो -5 और इसमें तो 0 रहेगा ही रहेगा, और जब -5 आएगा तो बेसिकली किस में आ जाएगा, +5। ये बेसिकली जब आप लेंज लॉ को कंसीडर करोगे तो कौन सा आएगा, रेड वन। और अगर आप लेंज लॉ को कंसीडर नहीं करोगे बेसिकली आपको कौन सा ग्राफ कंसीडर करना है, ब्लैक वन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे, ठीक है ना। ऐसा टेंशन मत लो, इसकी कंफ्यूजन नहीं होगी कि लाइक ये दोनों देंगे। जब भी अगर वो पूछना चाहते हैं या तो मैग्नीट्यूड पूछना चाहते हैं या तो साइन के साथ पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्लियर हुई बात? हाँ, जब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो -N/dt। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप रेड वाला ग्राफ लेना। अगर ये माइनस साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हो बेसिकली आप ये ब्लैक वाला ग्राफ कंसीडर करो, ठीक है ना। अभी मैं आपको रिजिड क्यों नहीं करना चाह रहा है कि नहीं, इसी का है क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पे या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे वो साइन को इंक्लूड करा के भी ग्राफ देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिजिड नहीं करना चाहता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहता हूं ताकि आप क्वेश्चन के हिसाब से जज कर पाओ, ठीक है ना। इरेज कर दे। अच्छा, अब जैसे देखो और भी कैसे क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे देखो अब यहां पे जैसे अगर यही ग्राफ मैं यहां पे ऐसे बोल देता IT मिली एम्पियर में है, बहुत ध्यान समझो, IT मिली एम्पियर में है और ये जो n की वैल्यू है दैट इज L, तो भी जो ग्राफ आता ये बेसिकली किसका आता, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का। क्यों कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, L di/dt। तो सेम सिचुएशन होती, बोलो हाँ या ना, सिंपल समझो ना। या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट, -L di/dt, लाइक सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हुआ? तो लाइक आप समझो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ कब आया, जब हमें फ्लक्स और टाइम में ग्राफ दिया था, और अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का ग्राफ तब आता जब हमें किस में ग्राफ दिया होता, करंट वर्सेज टाइम में। क्लियर है? तो ये ग्राफ के बारे में हम नेटवर्क में पहले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, वहां पे भी। खैर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स मतलब फ्लक्स किस हिसाब से वेरी कर रहा है, ये हमें दिया है कि phi = 25t³ + 10t² + 5t - 5 वेबर। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके बताओ कि फ्लक्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज वेरिएबल। क्लियर? तो फ्लक्स ए दिया है कि फ्लक्स इज वेरिएबल। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड z ऑफ द कॉइल इफ, फाइंड z ऑफ द, z मतलब इंपीडेंस, फाइंड इंपीडेंस ऑफ द कॉइल इफ the induced current, if the induced current in the coil is 10 ampere, induced current in the coil is 10 ampere at t = 1 second. Find impedance if induced current in the coil is 10 ampere at t = 1 second, at t = 1 second। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो कोशिश करो थोड़ा। देखो इस पे सोचोगे कैसे, सोचना कैसे है, हमसे क्या पूछा गया है, Z, और Z ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, V = IR, V = IZ। तो मतलब क्या हुआ
कि अभी वोल्टेज मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइड बाई करंट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब मतलब हमारा जो पहला टारगेट है क्या है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 1, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्या होता है n डी फाइव बाई डी टी, और n की वैल्यू क्या दे रखी है 1, n की वैल्यू दे रखी है 1 इनटू अब डी फाइव बाई डी टी। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन करो, बेसिकली 25 टी क्यूब कितना हो जाएगा 75 टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 5, और यहां पे इसका क्या हो जाएगा 0। बट ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें चाहिए वो कितने पे चाहिए, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 20 प्लस 5। कैसे मिला, हमने हर जगह टी की वैल्यू क्या रख दी 1, तो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया बोलो 100, दैट इज व्हाट 100 वोल्ट। बस ठीक है। अब यहाँ पे देखो एट 1 सेकेंड क्या हो गया 100 वोल्ट, एंड व्हाट इज द करंट दैट इज 10 एम्पियर। तो बताओ इंपीडेंस कितना आ जाएगा 10 ओम, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? सिंपल है। ओम्स लॉ से सिर्फ 2 रूल यहाँ पे यूज हुए, एक ओम्स लॉ और एक फैराडेज लॉ। यस या नो, 2 ही चीजें हैं। फैराडेज लॉ भी आता है एन डी फाइव बाई डी टी, और ओम्स लॉ भी आता है, लाइक बी इक्वल टू आई आर पढ़ते हो तो जेड इक्वल टू बी अपॉन आई। तो बी अपॉन आई, तो पहले अब करंट कब दिया था, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट दिया था, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें वोल्टेज चाहिए। अब टी इक्वल टू 1 सेकेंड वोल्टेज के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज व्हाट एन डी फाइव बाई डी टी। तो अब एन की वैल्यू 1 दे रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, तो डी फाइव बाई डी टी इज व्हाट दैट इज 1 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 25 टी क्यूब, तो 3 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 25, और टी की पावर एक कम हो जाएगा, तो लाइक 75 टी स्क्वायर प्लस 2 20 इंटू टी प्लस 5। अब यहाँ पे टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आ गया 100 वोल्ट। अब ये 100 वोल्ट यहाँ पे ले जाकर के 100 डिवाइड बाई 10, आंसर विल बी 10 ओम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट इज व्हाट इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द कॉइल। क्वेश्चन देखो, मतलब लाइक कि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे कैसे मिक्स किया जाता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर हम इस पे क्या दे दें डीसी सप्लाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या ट्रांसफार्मर विथ डीसी सप्लाई। डन। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीसी सप्लाई, करंट इज व्हाट कांस्टेंट, एंड जो फ्लक्स का ग्राफ, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लाइक कि फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होएगी कांस्टेंट। तो जैसे ही आप यहां पे सप्लाई दोगे, जैसे ही आप यहां पे सप्लाई दोगे, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट तो फ्लो होगा, सप्लाई है वाइंडिंग है, करंट तो फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट हो रही तो करंट तो फ्लो होगा, यस या नो। अब करंट फ्लो होगा तो बताओ, मतलब आपने सप्लाई दिया, क्या हुआ करंट प्रोड्यूस हुआ, क्या एक करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, हाँ फ्लक्स तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइक फ्लक्स तो प्रोड्यूस करेगा। वो बात अलग है कि ये जो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से करंट भी क्या है कांस्टेंट, और फ्लक्स भी क्या है कांस्टेंट। अब जैसे ही यहां पे फ्लक्स आया, अब यहां पे अगर अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट एन डी फाइव बाई डी टी, एन
डी फाई बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो, अब सिंपल सा समझो कि अगर यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हुआ, अब जैसे मान लो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं हुआ है, बहुत ध्यान समझो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं हुआ है, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होता तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना जनरेट होना था, ई के बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट देन, आई इज इक्वल टू व्हाट, सप्लाई वोल्टेज माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई आर ऑफ कॉइल। ये जो भी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, बोलो हाँ या ना। तो अभी यहां पे अब ये जो वाइंडिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, अपन जब भी लेते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, मिनिमम, क्योंकि कॉपर लॉस नहीं होने देना है ना। लाइक कि अपन जब भी लेंगे कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लाइक कि कोशिश करेंगे कि एक से भी कम हो। चलो हमने एक कंसीडर कर लिया, सपोज हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू एक कंसीडर कर ली। अब समझो, जैसे आपने डीसी सप्लाई दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब एक बार सोच के देखो कि अगर आप बहुत ज्यादा पे मत जाओ, आप 220 की सप्लाई ले लो, ठीक है। तो 220 माइनस जीरो डिवाइड बाई 1 ओम, कितना करंट आ गया, 220 एम्पियर। सोचो इस सप्लाई से इतना ज्यादा अमाउंट करंट आ रहा है, तो 10 केवी या 5 केवी या फिर 33 केवी पे क्या हाल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। और एक करंट, दिस मच अमाउंट ऑफ करंट अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होएगा, यार वो तो डैमेज होगा ना, क्योंकि वो जब भी डिजाइन होता है तो एक रेटेड करंट के लिए डिजाइन होता है, लाइक 10 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी है। बट इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यस या नो। अच्छा चलो, मतलब लाइक कि प्राइमरी पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब करंट फ्लो होगा और ये जल सकता है। व्हाट अबाउट सेकेंडरी, व्हाट अबाउट सेकेंडरी, उधर क्या हो रहा है। एक बात बताओ, इसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, और ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा, एक कोर उसको क्या करेगा, लो रिलक्टेंस पाथ देगा, लो रिलक्टेंस पाथ देगा। और जो लो रिलक्टेंस पाथ यहां पे, मतलब यहां पे फ्लक्स आ तो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बट यहां पे फ्लक्स आ तो जाएगा, बट क्या वो फ्लक्स वेरिएबल नेचर का है क्या, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या यहां पे कोई सेकेंडरी पे ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो जब सेकेंडरी पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में तो करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई की वजह से। बट प्राइमरी पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स तो ट्रांसफार्मर में स्टेब्लिश हो जाएगा, बट यहां पे सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स स्टेब्लिश हुआ है दैट इज नॉट वेरिएबल, समझ में आया नहीं, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसको कंक्लूड करें, ठीक है। यहां पे अपन लिख सकते हैं, मतलब यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो है, इसकी वजह से ड्यू टू विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, large amount of current start flowing, large amount of current start flowing through the primary winding, large amount, due to which a large amount of current start flowing through the primary winding, through the primary winding, and that much current, that
much current may damage, that much current may damage the winding, due to excessive heat, क्योंकि इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट भी तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो ड्यू टू एक्सेसिव हीट। डन। तो बेसिकली ये सारी बातें अभी हमने किसके बिहाफ पे करी, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें सारी बातें अपन कर रहे थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, और याद रखना जितने अच्छे से कंस्ट्रक्शन समझोगे उतने ही अच्छे से आपको पूरी ट्रांसफार्मर, सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं, कोई भी मशीन हो, अगर आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आएगा तभी आपको उस पूरे मशीन में इंटरेस्ट आएगा बेसिकली। और बिना इंटरेस्ट के फिर वही है चीजें अब तक रटते आए हो, फिर आगे भी रटना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमें सिर्फ दो चीजें दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या क्या हैं कंस्ट्रक्शन में, एक तो कोर और दूसरा वाइंडिंग्स। बोलो हाँ या ना, एक कोर और ये वाइंडिंग्स। अब इसी स्पेशली अभी वाइंडिंग तो लेकिन बहुत छोटे में सिमट जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर का यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लॉस होता है, दैट इज व्हाट, I²R लॉस। तो ये बहुत छोटे में सिमट जाता है। बट ये जो कोर है ये बहुत बेसिकली, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन कोर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अपन कोर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये जो है कोर है। कोर क्या क्या करता है, कोर फ्लक्स को लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी वाला पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, परमेबिलिटी जिसकी क्या होनी चाहिए, हाई। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला फोकस किस पे होगा, ट्रांसफार्मर कोर पे, हो गए। अब जैसे ही ट्रांसफार्मर कोर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ए बनता किसका है। ठीक है, ए बनता किसका है, तो याद रखना दो मटेरियल होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली मतलब फ्लो कराए। तो लाइक कि मतलब मुझे क्या चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल तो इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली पास कराता है ना, हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास कराना है, तो बेसिकली हमें कोर के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल। अब दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नेटिक मटेरियल तो बहुत सारे हैं, तो अब मैग्नेटिक मटेरियल में अब दोनों चीजें देखेंगे, अच्छा भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, लाइक दोनों ऑप्टिमाइजेशन। तो इस पर्सपेक्टिव पे हमें जो मिला दैट इज व्हाट, स्टील। हमें जो मिला दैट इज स्टील। स्टील इज अ बेसिकली व्हाट, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ आयरन। बोलो हाँ या ना, सिंपली आयरन। अब स्टील में कुछ आने लगी प्रॉब्लम, क्या कि अभी हम बात करेंगे, इसमें होता है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिलिकॉन ऐड करते हैं और दूसरा लेमिनेशन करते हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी थी, हमने थोड़ा सा लॉस एडी करंट को मिनिमाइज किया, कैसे, बाय एडिंग सिलिकॉन। तो अब उस स्टील को हमने स्टील के बजाय क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, सिलिकॉन स्टील। अब
ये जो सिलिकॉन स्टील था इसमें हमें जो हमें चाहिए था हाई परमिबिलिटी मटेरियल, बट इसने कुछ ऐसी सिचुएशन मतलब कुछ रिलेटिवली उस मतलब हम क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाए। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो, कोई मटेरियल ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल तब होता है जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन होता है along the edges। नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने मैग्नेटाइजेशन को अपन ने क्लास में किससे रिलेट किया था? डिसिप्लिन से। तो मैं अगर मान लो चेयर है, मैं चाह रहा हूं कि सब लोग इधर देखो, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सारे के सारे अलाइन हो जाओ, बट या तो राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो बैक साइड में, तो क्या एक अच्छा डिसिप्लिन हुआ क्या? लाइक इसे तो मैं बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलूंगा ना, लाइक कैसे भी अलाइन हो जाए। आप बोलोगे सारे अलाइन तो हो गए हैं। अगर मैं सिर्फ अलाइन बोलूं तो आप बोलोगे कि मतलब सारे के सारे लोग चेयर लेके पीछे घूम जाओ, तो लाइक वो तो डिसिप्लिन नहीं हुआ। मतलब वो बेसिकली दैट इज नॉट द परफेक्ट मटेरियल। अब इस चीज को मैं घटा सकता हूं। एक सिचुएशन सोचो, मैं सारी चेयर को इसी डायरेक्शन में करके नीचे से फिक्स करा दो, जाम करा दो, आप चाह के भी पीछे मुड़ पाओगे क्या? यही होता है कुर्सी लेके, खुद नहीं। तो लाइक ऐसे सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन ओरिएंटेशन कर दिया ना मैंने। अब आप मतलब आप ना चाहते हो भी आपका अलाइनमेंट इधर ही रहने वाला है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन ओरिएंटेशन। मतलब ओरिएंटेशन मैंने फिक्स कर दी ना, तो मतलब यहां पे एक प्रोसेस करेंगे अपन जिसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। मतलब उसमें मैंने क्या किया, मैंने जो डोमेन्स थे ना, उनकी जो डायरेक्शन थी, उनकी जो अलाइनमेंट थी, अलोंग द एजेस कर दिया। अलोंग द एजेस मतलब लाइक आप ऐसा समझो कि एक पूरा मटेरियल है, ये आप भी अलोंग द एजेस ही तो हो। अगर आप ऐसे थोड़े से टिल्ट होके जाओ, इधर देखो, लाइक आप अलोंग द एजेस नहीं हो। अलोंग द एजेस तो ये है ना, तो जो अलाइनमेंट चाहिए मुझे कहां चाहिए? अलोंग द एजेस। तो उसी के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। मतलब क्या हुआ? इसी का अपडेटेड वर्जन जिसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, फाइनली जाकर के हम कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं? CR0। समझ में आया कुछ? लेकिन ये पूरा आपका क्या है? प्रोसेस कि CR0 तक हम पहुंचे कैसे। मतलब क्या सिलिकॉन स्टील हमारे लिए अच्छा नहीं था लाइक बट उसमें हमें जो अलाइनमेंट मिल रहा था, जो देखो जितना ज्यादा फिक्स अलाइनमेंट उतना ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर। तो फिक्स अलाइनमेंट वाला सीन नहीं हो रहा था, हमने क्या किया? एजेस के लॉन्ग इसका क्या कर दिया? अलाइनमेंट। इससे क्या हुआ? हमें एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब एक ऐसा मटेरियल मिला फाइनली जो कि बहुत ही अच्छा क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब बहुत ही लो रिलक्टेंस ऑफर कर रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा हाई परमिबिलिटी ऑफर कर रहा है। क्लियर हुई बात? लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? मैग्नेटिक मटेरियल, देन स्टील, एडी करंट को घटाने के लिए सिलिकॉन स्टील, फिर उससे भी उस मटेरियल से और अच्छा आउटपुट लाने के लिए, मतलब लेकिन मुझे पता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, सारे इधर देखोगे, बट दो चार लोगों की वजह से, वो जो दो चार लोग बेसिकली इधर उधर बैठ सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उनको भी रोकने के लिए, मतलब कुर्सी घुमा सकते हैं, उनको भी रोकने के लिए मैंने क्या कर दी? चेयर फिक्स करा दिया। हो गया। अब वो चाह मतलब लाइक एटलीस्ट कुर्सी से तो नहीं, मतलब उसको तो रोटेट नहीं कर सकते ना, चेयर तो रोटेट नहीं कर सकते, लाइक एक और अच्छा सा वो बन जाएगा उनके ना चाहते हुए भी। क्लियर हुआ? तो यही क्या हो गया? CR0। मतलब ये क्या है? ये कोई मटेरियल नहीं है, ये क्या है? सिलिकॉन स्टील का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें हम उसके ग्रेन को, उसके डोमेन्स को क्या कर देते हैं? ओरिएंट कर देते हैं along द एजेस। क्लियर हुआ? ओके। तो
लिखते हैं जरा। तो पहले अपन सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन स्टील के बारे में बात करते हैं। अभी तो मैंने बस ये देखा कि लाइक लेते क्या है, तो मतलब अपन बात करना चाहें तो किस पे करेंगे, सिलिकॉन स्टील पे, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में ही स्पेशल प्रोसेस लगा करके क्या करेंगे, CRGO। चलो वो तो लास्ट स्टेप है, बट उसके पहले अपन लिए क्या है, मटेरियल क्या है, सिलिकॉन स्टील। मतलब स्टील में क्या मिलाया हुआ है, सिलिकॉन, ठीक है ना। क्यों, क्या होता है इससे, वो सारी बातें डिटेल में अभी करेंगे, ठीक है। अभी तो बस इतना याद रखो कि एडी करंट क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखो सिलिकॉन स्टील के बारे में। तो सबसे पहले सिलिकॉन स्टील के बारे में बात करें तो सबसे पहला, सिलिकॉन स्टील बेसिकली किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील इज व्हाट, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट, सिलिकॉन स्टील इज व्हाट, मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिलिकॉन स्टील इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। What is ferromagnetic material? That is based magnetic material। तीन चार टाइप के होते थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिपेल करता था, पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता था, बट ये जो जो फेरोमैग्नेटिक था ये बहुत अच्छे से पास करता था, ठीक है ना। खैर, तो सिलिकॉन स्टील इज मेड अप ऑफ व्हाट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज हाई परमिबिलिटी, इट हैज हाई परमिबिलिटी, इट हैज हाई परमिबिलिटी, ठीक है, हाई परमिबिलिटी एंड लो reluctance, high permeability and low reluctance, low reluctance to the flow of flux, to the flow of flux। जैसे reluctance is very similar to resistance, जैसे resistance अपोज करता है करंट का इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसी तरीके से reluctance अपोज करता है फ्लो ऑफ फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ना, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I, इसी तरह रिलक्टेंस क्या होता है, MMF अपॉन फ्लक्स, ठीक है ना। खैर, तो हाई परमिबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस, क्लियर है यार। अब जैसे देखो तीसरा, जैसे हम अभी बात करेंगे कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे उस दिन बात भी हुई थी हमारी कि मैग्नेटिक मटेरियल में हम चाहते हैं कि एक सेकेंड में 50 बार डोमेन्स एक बार इधर अलाइन हो, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, बट कुछ डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही रह जाते हैं, वैसे ही अलाइन रह जाते हैं, तो उनको बेसिकली वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाने पड़ते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाने पड़ते हैं उसी को हमने क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। समझो नहीं, लेकिन चार डोमेन्स इधर हम चाहते हैं कि चार डोमेन, जब मैं इधर सब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैं चाहता हूं सारे डोमेन्स इधर रह जाएं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं चाहता हूं तुरंत की तुरंत सारे डोमेन्स इधर आ जाएं, बट उसमें से कोई एक भी डोमेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में रह गया तो उस डोमेन को वापस लाने के लिए एक्स्ट्रा जो वर्क या एनर्जी लगेगी, दैट इज व्हाट, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना, हिस्टैरिसीस लॉस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नीटा इंटू बी मैक्सिमम के पावर एक्स, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीटा इंटू बी मैक्सिमम के पावर एक्स इंटू एफ इंटू वी। व्हाट इज वी, वॉल्यूम नॉट वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब इसका मैं यहां पे क्यों लिखवा रहा हूं, हालांकि मुझे बात करनी है हिस्टैरिसीस लॉसेज में बहुत डिटेल में, बट स्टिल मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि
आप ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू आप किसी मटेरियल के लिए ज्यादा चाहोगे या कम चाहोगे? हाँ, अरे यार ये क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। तो लॉस तो अपन क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज ना। तो अब ये तो चलो वॉल्यूम, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये मान लीजिए कोफिशिएंट। अब यहां पे एक बात समझो, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? बोलो हाँ या ना। अगर एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लॉस उतना ज्यादा होगा, लाइक कि बी एक्स के पावर 2, बी एक्स के पावर 3, बी एक्स के पावर 4। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो x का रेंज है ना, दैट लाई बिटवीन 1.5 से 2.5। किसी भी, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास होते हैं उसमें ये x कहां से कहां लाई करता है, 1.5 से 2.5। अब आप बताओ, अगर ये चारों ऑप्शन में आपके सामने रख दूं तो आप मतलब कि ऐसे मैं बोलूं कि एक मटेरियल है जिसका है 1.5, एक मटेरियल है जिसका x की वैल्यू है 2, और एक मटेरियल है जिसका 1 है 2.5। तो सिंपल सी बात बताओ यार, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? 1.5। तो एक्चुअली जो सिलिकॉन स्टील है ना, इसका जो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है दैट इज 1.6, इसलिए अपन सेलेक्ट करते हैं इसको। आई बात समझ में? और ये 2.5 पता है किसके लिए होता है? कास्ट आयरन के लिए। किसके लिए? कास्ट आयरन के लिए। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 2.5 फॉर कास्ट आयरन, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1.6 फॉर सिलिकॉन स्टील। मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि सिलिकॉन स्टील हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1.6। ठीक है, लिख लो ये लाइन। सिलिकॉन स्टील हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस। सिलिकॉन स्टील हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस, low hysteresis loss, because the value of x for silicon steel is what, 1.6. डन? ये पॉइंट क्लियर है हमें? ओके, थर्ड पॉइंट क्या? अब देखो, अब ये सिलिकॉन ही मेनली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज सिलिकॉन ओनली, सॉरी स्टील ओनली, दैट इज स्टील ओनली। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसको यहां पे क्यों मिला रहे हैं, और अगर मिला रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इसका कंट्रीब्यूशन है ओनली मैक्सिमम 5%। मतलब 95% कौन है? स्टील, 5% कौन है? सिलिकॉन। आई बात समझ में? तो ऐसा क्यों हो रहा है, 5% से क्या हो जा रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, जब हम स्टील में अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐड करते हैं ना, सिलिकॉन ऐड करते हैं, तो इससे पता है क्या होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। सर हम तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते थे। कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो क्या? कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करना चाहते? कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज करना चाहते हो आप? वाइंडिंग की। बट यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, करंट किसके थ्रू फ्लो कराना है, वाइंडिंग से या कोर से? वाइंडिंग से ना। तो इस कोर में अगर करंट फ्लो होगा तो ये तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि लगा हुआ है इंसुलेशन, और इंसुलेशन जब करंट फ्लो होने लगेगा तो इंसुलेशन को क्या कर देगा, वो डैमेज। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब समझो जरा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर करंट आ कहां से रहा है, क्योंकि हमने तो पक्का प्राइमरी वाइंडिंग में क्या लगाया होगा, इंसुलेशन। ये तो लगाया होगा हमने इस वायर के ऊपर क्या लगाया होगा, इंसुलेशन। फिर इसमें करंट कहां से आ रहा है, तो समझो जरा। ये जो मटेरियल है एक किसका बना हुआ है,
स्टील का, एंड स्टील इज व्हाट, गुड मैग्नेटिक मटेरियल, बट दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल एज वेल। बोलो हाँ या ना। तो कंडक्टिंग मटेरियल तो है, तो सर हमने तो यहाँ पे इंसुलेट किया हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल होने से क्या फायदा है? इंसुलेट आपने तो किया हुआ है, दैट इज ओके, मतलब ए वाला करंट तो इसमें फ्लो नहीं होगा, तभी तो इसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड बोलते हैं ना। तो ए करंट तो उसमें फ्लो नहीं होगा, दैट इज ओके, बट जो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का नेचर क्या है, स्टेशनरी या वेरिएबल? वेरिएबल। अभी जो फ्लक्स है, एक बात बताओ, व्हेन वेरिएबल, व्हेन एनी कंडक्टिंग मटेरियल, व्हाट इज कंडक्टिंग मटेरियल? दैट स्टील, दैट कोर इज अ conducting material. When conducting material is placed in variable magnetic field, variable magnetic field कहां से आया? वेरिएबल करंट की वजह से। तो when conducting material is placed in a variable magnetic field, क्या होगा? एक EMF इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब अगर EMF इंड्यूस हुआ तो बेसिकली क्या होगा? अब वो करंट फ्लो होना चाहेगा, अब वो पाथ ढूंढेगा। अभी कोई वायर तो है नहीं, अभी कोई वायर तो है नहीं, तो जब ये वायर नहीं है, क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो बेसिकली क्या चाहेगा? एक करंट फ्लो होना चाहेगा, और करंट जो फ्लो होना चाहता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टू फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अब लीस्ट रेजिस्टेंस उसको किस शेप में मिलेगा? तो दैट इज सर्कुलर। तो इसलिए बेसिकली वो करंट फ्लो होने के लिए कैसा, किस पाथ में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा? सर्कुलर। ये खुद ही जनरेट हो जाएगा, ये कोई वायर नहीं है ये। तो इस तरीके से जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडी करंट, एडी करंट। अब अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है तो जिस भी रास्ते से जाएगा आई स्क्वायर आर लॉस होएगा, तो हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी जो हीट लॉस को बोलते हैं अपन एडी करंट लॉस। तो सारी, अगर एक बात समझो, प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई? इस मटेरियल के कंडक्टिंग होने की वजह से। बोलो हाँ या ना। अगर ये मटेरियल कंडक्टिंग ना होता तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना ही नहीं था। तो अब इसकी कंडक्टिविटी क्या करनी चाहिए? घटा देनी चाहिए। कैसे घटाएंगे? विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन। ऐड कर दो, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, समझा? तो इससे क्या होगा? तो इस क्या लिखा हमने? लिखो, अबाउट 5% ऑफ सिलिकॉन, अबाउट 5% ऑफ सिलिकॉन is added, about 5% of silicon is added to the silicon steel, to the silicon steel, so that conducting, sorry, so that conductivity of the material decreases, so that conductivity of the material decreases। और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से जो एडी करंट होगा वो क्या होगा? बोलो, जो एडी करंट होगा वो भी क्या होगा? कम ना। एडी करंट क्या होगा? कम। अच्छा, एक बात दिमाग में ये आ सकती है कि सर, कि अगर हम कंडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और जो एडी करंट लॉस होता है, व्हाट इज एडी करंट लॉस? अगर सिंपल देखें तो एडी करंट लॉस इज व्हाट? आई एडी का होल स्क्वायर इनटू आर ना। ए आर किसका है? ए आर कौन सा आर है? दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, नॉट वाइंडिंग, याद रखना, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ। आई बात समझ में? तो अब समझो जरा, अगर मैं यहां पे बताऊं एडी करंट की बात कर रहा हूं, तो देखो, अब जैसे अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि सर कंडक्टिविटी बढ़ाया, रेजिस्टिविटी घटी, तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा,
तो एडी करंट लॉस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो एडी करंट लॉस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बट यहां पे देखो, आप ये बताओ, जो IAD है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का स्क्वायर, और ए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्योंकि अगर यहां पे देखो ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो एक कंडक्टिविटी अगर एक कंडक्टिविटी से कट भी गया तो अगेन एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। और अगर आपने सिलिकॉन ऐड किया, कंडक्टिविटी अगर घटा, तो कहीं ना कहीं एडी करंट लॉस घटेगा या नहीं घटेगा, समझ में आया? तो लाइक आप इन फ्यूचर रेजिस्टेंस की वजह से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि सर हमने कंडक्टिविटी तो घटा दिया, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी बढ़ा दिया तो लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो रेजिस्टिविटी बढ़ा तो लॉस भी बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा क्या होगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, मतलब यहाँ पे घटेगी, मतलब कंडक्टिविटी IAD का स्क्वायर, कंडक्टिविटी का स्क्वायर, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल, तो लाइक कि यहाँ पे क्या हो गया, मतलब एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी घटाएंगे तो एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर क्या यार? तो बेसिकली इसलिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐड करते हैं। अगर ए भी सफिशिएंट ना हुआ तो, मान लो ए भी सफिशिएंट ना हुआ तो अब बताओ यार, मैं बोल रहा हूं कि सिलिकॉन ऐड करके पता है आपने किसको घटाया, करंट को घटाया, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इसके लिए कुछ सोचते हैं, रेजिस्टेंस घटाना, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं लेंथ को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, लेंथ को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और अगर लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम, तो एडी करंट लॉस ऑटोमेटिकली कम। तो मतलब इस लेंथ को हमें क्या करना है, कम करना है। तो लेंथ को कम करने का तरीका क्या है, सिंपली कि अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बेसिकली क्या कर देता हूं, लेमिनेट कर देता हूं, एक दूसरे को आइसोलेट कर देता हूं। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि ये सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस स्टार्ट तो होगा बट यहीं पे जाके रुक जाएगा। क्यों, बीच में क्या लगा हुआ है, लेमिनेशन। तो लेंथ ज्यादा हुआ क्या, लेंथ तो ज्यादा तब होता ना जब वो घूम के 2-3 राउंड लगा देता, और अगर लेंथ ज्यादा होता तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाना था। तो हमने इस तरीके से जब ऐसे थिकनेस मतलब क्या कर दी, लेमिनेशन लगा दिया, तो बेसिकली इसको प्रोड्यूस तो स्टार्ट तो होएगा ही होएगा बट आगे जाके खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम हमें तब होती जब ये जितना ज्यादा लेंथ में ट्रेवल करता, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ में ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस प्रोड्यूस होगा। तो उसके लेंथ में प्रोड्यूस होने से पहले ही हमने क्या कर दिया, लेमिनेशन, जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होएगा ही नहीं। समझ में आया क्या? तो बेसिकली इस तरीके से थ्रू द लेमिनेशन एंड थ्रू बाय एडिंग सिलिकॉन वी कैन रिड्यूस एडी करंट लॉस। आई बात समझ में? ठीक है, चलो।